हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये वीडियो लेक्चर 7 है, जो कि CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, जिसका टॉपिक है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, स्पेशली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनके कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि उनके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जाता है वो कैसे होता है और क्यों होता है। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो बहुत ही कंसेप्चुअल, लॉजिकल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखिए, द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ट्रांजिशन मेटल्स खुद भी और उनके कंपाउंड्स भी, दोनों ही कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं और कैटलिस्ट की जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, राइट। तो ट्रांजिशन मेटल खुद भी कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं और उनके कंपाउंड्स भी कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो रीज़न ये है, इट इज़ ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। रीज़न ये है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, उनकी एबिलिटी है कि वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स अडॉप्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन भी उनके द्वारा हो जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड्स कहाँ कहाँ पर एज ए कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला है वेनेडियम 5 ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है V2O5। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ होता है। इसी तरह से फाइनली डिवाइडेड आयरन, दैट इज़ Fe, वो हेबर्स प्रोसेस में यूज़ होता है। और इसी तरह से निकल Ni, जो कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स की बात की गई है, जो कि अलग अलग जगह पे एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। पहला है वेनेडियम 5 ऑक्साइड, जिसको वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड भी कहते हैं। फॉर्मूला जिसका V2O5 है, वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ होता है सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन करने के लिए। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है फाइनली डिवाइडेड आयरन, जो कि हेबर्स प्रोसेस में यूज़ होता है अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए। थर्ड है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के दौरान जो हम निकल को यूज़ करते हैं, उसके बारे में, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से। अब थर्ड पॉइंट में ये समझा रहे हैं कि कैटलिस्ट की तरह बिहेव कैसे करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एक्चुअल में वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए ध्यान से, कैटलिस्ट एट अ सॉलिड सरफेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड सरफेस पे क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में होगा, एक तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में और जो कैटलिस्ट के सरफेस पे जो एटम्स हैं उनके बीच में। तो कैटलिस्ट की सॉलिड सरफेस पे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में और जो सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट पे प्रेजेंट एटम्स हैं उनके बीच में, ठीक है। अब आगे देखिए, फर्स्ट रो, ट्रांजिशन मेटल्स यूटिलाइज 3D एंड 4s इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग। जब हम बॉन्डिंग की बात करें कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट होंगे, तो जो 3D सीरीज होती है हमारी, फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, उनमें 3D और 4s के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। दिस हैज़ द अफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट द कैटलिस्ट सरफेस। ऐसा होने से क्या हो जाएगा कि जो कैटलिस्ट की सरफेस है उस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन का अफेक्ट कैटलिस्ट की सरफेस पे दिखेगा। एंड ऑल्सो वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड्स इन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। जो रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स है उनके बॉन्ड्स भी वीक होने लगेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी इज़ लोअरिंग। ऐसा होने से जो सिस्टम की एक्टिवेशन एनर्जी है या जो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होती है, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 क्या कहा गया, सिंस द ट्रांजिशन मेटल आयंस कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे बिकम मोर इफेक्टिव एज कैटलिस्ट।
ट्रांजिशन मेटल आयंस की जो खास बात है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत सारी होती हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर लेते हैं, उस वजह से वो बहुत अच्छे और अफेक्टिव कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। Since the transition metal ions can change their oxidation states, they become more effective as catalyst. क्योंकि ट्रांजिशन मेटल आयंस जो हैं वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बहुत इजीली चेंज कर देते हैं, उनमें एबिलिटी है, इस वजह से वो अफेक्टिव कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए ध्यान से। आयरन थर्ड, दैट इज Fe+3, catalyzes the reaction between iodide and persulfate ion. Iodide ion, that is I minus, परसल्फेट आयन, दैट इज S2O8-2, इनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन होती है, इसको कैटलाइज करने का काम आयरन 3, दैट इज Fe+3 करता है। क्या रिएक्शन है? 2I माइनस प्लस S2O8-2। 2I माइनस ये हो गया हमारा आयोडाइड आयन, S2O8-2 ये हो गया परसल्फेट आयन, और इस रिएक्शन को कैटलाइज किसने किया? Fe+3 ने, आयरन 3 ने, और वहाँ से हमारे पास I2 और SO4-2 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, स्टेप 1 क्या है? 2Fe+3 प्लस 2I माइनस गिव्स 2Fe+2 प्लस I2। जैसा कि आप देख सकते हैं Fe+3 कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 में, ये एक रिडक्शन है, जबकि I माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है I2 में, ये एक ऑक्सीडेशन है। अब जो Fe+2 बना है ये रिएक्ट करेगा परसल्फेट आयंस के साथ। तो सेकेंड स्टेप में क्या रिएक्शन होगी? 2Fe+2 प्लस S2O8-2 गिव्स 2Fe+3 प्लस 2SO4-2। तो यहाँ पे जो Fe+2 बना है ये फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe+3 में, और जो S2O8-2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा SO4-2 में। तो इस दौरान जो हमारा आयोडाइड आयन है वो ऑक्सीडाइज हो गया I2 में, और S2O8-2 जो है वो कन्वर्ट हो गया सल्फेट में, और Fe+3 हमको वापस बैक मिल गया एज ए कैटलिस्ट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, Fe+3 के फॉर्म में। ओके, अब आगे देखिए। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं या उनके जो आयंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, या हम जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं, वो क्या होते हैं। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर दोज इन विच metal ions binds a number of anions or neutral molecules giving complex species with characteristic properties. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जिनमें मेटल आयंस जो है वो बहुत सारे एनायंस के साथ जुड़ता है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ता है, जिससे कि कॉम्प्लेक्स स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, जिनकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। तो इन कंपाउंड्स में आपके पास मेटल आयन होगा, और आपके पास वो स्पीसीज़ होंगी जो या तो एनायंस होंगी या वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे, और मेटल आयन इन स्पीसीज़ के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, FeCN6-3, FeCN6-4, PtCl4-2, ये सारे कॉम्प्लेक्स एनायंस हैं। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स कैटायन भी बनता है, CONH3+3 एटसेट्रा। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं अलग अलग टाइप के, सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, जिनका हम जिक्र जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर है नेक्स्ट उसमें करेंगे। यहाँ पे हमें समझना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के द्वारा होता है और वो क्यों होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने का जो काम है वो ट्रांजिशन मेटल्स करते हैं। इनके द्वारा बहुत ज़्यादा संख्या में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब अगर बात करें रीज़न की कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा क्यों करते हैं, तो इसके क्या कारण है देखिए। इट इज़ ड्यू टू द कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल आयंस, देयर हाई आयनिक चार्जेस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। एक एक करके बात करें। सबसे पहला कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि ट्रांजिशन मेटल के जो आयंस हैं उनकी स्मॉल साइज होती है, राइट। तो मेटल आयन की कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज होने की वजह से
इनके द्वारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, देयर हाई आयनिक चार्जेस। ऑब्वियसली जब मेटल आयंस की साइज स्मॉलर है तो उनमें आयनिक चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे और हाई आयनिक चार्जेस होने की वजह से और स्मॉल साइज होने की वजह से उनके द्वारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन ईजिली किया जाता है। नेक्स्ट बात हमने यहाँ पे कही थी कि यहाँ पे जो न्यूट्रल या नेगेटिव चार्ज स्पीसीज़ के साथ मेटल बाइंड करता है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इसीलिए इन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के दौरान उस स्पीसीज़ के द्वारा, जिसको लिगेंड कहा जाता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा और सेंट्रल मेटल एटम या जो सेंट्रल मेटल का आयन है उसके पास d ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने चाहिए जिससे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। तो इनमें वो कैपेबिलिटी है, इनमें वो प्रॉपर्टी देखी जाती है ट्रांजिशन मेटल आयंस में। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, द अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। किसके द्वारा? ट्रांजिशन मेटल आयंस के द्वारा। और क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। तो d ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, आयनिक चार्जेस बहुत हाई हैं, साइज बहुत स्मॉल है। इन तीनों रीजंस की वजह से ट्रांजिशन मेटल्स के आयंस जो हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर में यहाँ तक ही बात थी जिसमें हमने दोनों टॉपिक डिस्कस किए। सबसे पहले हमने देखा कि ट्रांजिशन मेटल और उनके कंपाउंड्स एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं उनके, कौन कौन सी रिएक्शंस में वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं और क्यों करते हैं, राइट। फिर हमने देखा कि ट्रांजिशन मेटल के जो आयंस हैं उनके द्वारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे और फिर उसके रीज़न को भी समझा कि ऐसा क्यों होता है। उम्मीद करते हैं दोनों टॉपिक यहाँ पे आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उसको फिर से एक बार सेपरेट वीडियो बना के अलग से समझा देंगे। और स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को वीडियो पूरा देखा है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे चैनल पे नीट, जेईई मेन, 11th और 12th से रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, और इसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि हम उस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे जो कि आपको स्टूडेंट्स कॉर्नर में प्लेलिस्ट के अंदर दिखेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।